Friends, welcome back on our YouTube channel. The topic which we will discuss in electrostatics today is dipole in electric field. In last session, we have discussed about electric dipole. दोस्तों, विद्युतिकी एवं चुंबकत्व के आज के लेक्चर में हम द्विध्रुव को यदि विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तो क्या होगा, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। हमने हमारे लास्ट लेक्चर में विद्युत द्विध्रुव क्या होता है इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। नाउ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड या द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र में। In this lecture, we will discuss about dipole in uniform electric field, dipole in non-uniform electric field, and the electric potential energy. तो हम हमारे आज के लेक्चर में यदि विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो क्या होगा, यदि द्विध्रुव को असमान विद्युत क्षेत्र में रखें तो क्या होगा, एवं स्थिर विद्युत ऊर्जा के बारे में अध्ययन करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले द्विध्रुव समरूप विद्युत क्षेत्र में। सो डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां पर हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल दिखाया है, एक विद्युत द्विध्रुव दिखाया है। सो ए बी इज आवर इलेक्ट्रिक डाइपोल। ए बी हमारा विद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 2a है। द लेंथ ऑफ दिस डाइपोल इज 2a। अब यहां पर प्लस क्यू चार्ज है जबकि यहां पर माइनस क्यू चार्ज है, तो यहां पर प्लस क्यू आवेश एवं यहां पर माइनस क्यू आवेश है। ये जो एरो है, दिस एक्चुअली शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तीर के निशान विद्युत क्षेत्र E की दिशा दर्शाते हैं। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यह विद्युत क्षेत्र समरूप विद्युत क्षेत्र है। तो इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक डाइपोल रखा है, एक विद्युत द्विध्रुव रखा है, और ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में थीटा एंगल बनाता है। तो यह विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र E के साथ में थीटा कोण बनाते हुए रखा हुआ है। Let a dipole AB be placed in a uniform electric field E। माना द्विध्रुव AB समरूप विद्युत क्षेत्र E में स्थित है। Let this dipole making an angle theta with the direction of electric field। माना यह द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र E के साथ में थीटा कोण बनाता है। When a charged particle is placed in an electric field, then it experiences a force। जब किसी आवेशित कण को विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो यह बल अनुभव करता है। सो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E है, चार्ज पार्टिकल का Q है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा, उस पर जो बल लगेगा वो F इक्वल टू क्यू ई होगा। तो पॉइंट B पर चार्ज प्लस Q है, तो इस प्लस Q चार्ज पर या प्लस Q आवेश पर जो बल लगता है उसको हमने F1 माना है। सो F1 इज इक्वल टू क्यू ई। इसी टाइप से पॉइंट ए पर चार्ज माइनस क्यू है,
तो इस माइनस क्यू आवेश पर जो विद्युत बल लगेगा वो F2 इक्वल टू माइनस क्यू ई होगा। सो ये जो नेगेटिव साइन है इट शोज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यह ऋणात्मक चिन्ह बल की दिशा दर्शाता है। तो F1 इधर लग रहा है और F2 इधर लग रहा है। चूंकि F1 एवं F2 परिमाण में बराबर है एवं दिशा में विपरीत है, फलस्वरूप इनका परिणामी बल शून्य होगा। Since F1 and F2 are equal in magnitude but opposite in direction, so their resultant will be 0. तो F1 और F2 दोनों के मान बराबर है, दिशा विपरीत है, इसलिए परिणामी बल शून्य होगा। So force on plus Q charge plus Q आवेश पर बल F1 is equal to QE जो हमने यहां पर लिखा है और F1 की डायरेक्शन इधर होगी। फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज माइनस क्यू आवेश पर बल F2 इक्वल टू माइनस क्यू ई से ये फोर्स हमारा इस माइनस क्यू आवेश पर लगता है और इस F2 की डायरेक्शन इधर होगी। सो नेगेटिव साइन केवल इस फोर्स की डायरेक्शन दिखाता है। सिंस F1 and F2 are equal in magnitude but opposite in direction, so they will produce a torque. चूंकि F1 एवं F2 परिमाण में बराबर तथा दिशा में विपरीत है, इसलिए ये एक बल आघूर्ण उत्पन्न करेंगे और इस टॉर्क के कारण ये डाइपोल रोटेट होने लगेगा, घूर्णन करेगा और ये इस टाइप से रोटेट होगा कि ये अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करने की ट्राई करेगा। सो द डाइपोल रोटेट इन सच अ वे दैट इट टेंड्स टू अलाइन इटसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यह द्विध्रुव इस प्रकार घूर्णन करता है कि वह विद्युत क्षेत्र की दिशा में आने का प्रयास करता है। इसका मतलब यह डायपोल हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा, दक्षिणावर्त दिशा में घूर्णन करेगा। अब ये डायग्राम जो अभी हमने दिखाया था, ड्यू टू दिस टॉर्क द डायपोल starts to rotate and try to align in the direction of electric field E. इस बल आघूर्ण के कारण द्विध्रुव घूर्णन करना प्रारंभ करता है तथा अपने आप को विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है। तो डायपोल इस टाइप से रोटेट होगा कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मतलब इस दिशा में आने का प्रयास करे। नाउ टॉर्क ऑन डायपोल द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। अब बल आघूर्ण होता है बल इनटू लंबवत दूरी। टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। So torque equal to force into perpendicular distance या बल आघूर्ण इक्वल टू बल इंटू लंबवत दूरी। सो फोर्स हमारा क्या है F इक्वल टू क्यू ई। क्योंकि हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो F1 एंड F2 दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर है, दोनों के परिमाण बराबर है, तो फोर्स आ जाएगा हमारा क्यू ई एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये है, F1 की क्रिया रेखा ये, F2 की क्रिया रेखा ये। सो F2 का लाइन ऑफ एक्शन ये और F1 का लाइन ऑफ एक्शन ये। तो दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, ये लंबवत दूरी होगी, वो हमारी BC होगी।
So F equal to QE. So torque tau equal to QE into BC. अब BC कितना होगा? ये हमारा 2A है, ये एंगल थीटा, इसका मतलब ये एंगल थीटा। तो अगर इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लें या क्षैतिज घटक लें तो AC आएगा 2A cos थीटा, जबकि वर्टिकल कंपोनेंट या ऊर्ध्वाधर घटक BC इक्वल टू 2A sin थीटा। तो BC को हम 2A sin थीटा लिख देते हैं। So BC equal to 2A sin theta. It means tau equal to QE into 2A sin theta. But P is equal to Q into 2A. P means electric dipole moment. तो द्विध्रुव आघूर्ण P equal to Q into 2A. तो Q into 2A को हम P कर देते हैं। सो टॉर्क आ जाएगा PE sin थीटा। अब P हमारा वेक्टर क्वांटिटी है एंड E भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। तो sin थीटा अगर है इसका मतलब ये क्रॉस प्रोडक्ट होगा। सो टो इज इक्वल टू P क्रॉस E। तो अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डाइपोल है तो उस पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है, उस पर एक टॉर्क लगता है और इस टॉर्क या बल आघूर्ण की वैल्यू टॉ इक्वल टू P क्रॉस E होगी। If we rotate the dipole through an additional angle d theta, then work done। यदि द्विध्रुव को अतिरिक्त कोण डी थीटा से घूर्णन कराया जाए तो किया गया कार्य, क्योंकि डाइपोल ऑलरेडी एंगल थीटा पर है और डाइपोल इस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, तो हमको इस रोटेशन के अपोजिट डायरेक्शन में इसको रोटेट करना है। तो क्योंकि डाइपोल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है तो हम इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेकर जाएंगे। तो अगर ये एंगल थीटा पर है और हम एडिशनल एंगल डी थीटा से इसको रोटेट कराते हैं, मीन्स ये यहां पर कहीं आ जाता है, तो इस रोटेशन में हमको वर्क करना पड़ेगा, हमको कार्य करना पड़ेगा। तो उस कार्य की वैल्यू क्या होगी? dw इक्वल टू टॉ डी थीटा बट टॉ इक्वल टू PE साइन थीटा। तो इस टॉ की जगह PE साइन थीटा रख दो। सो dw इक्वल टू PE साइन थीटा डी थीटा। नाउ dw की वैल्यू ये आई थी। अब अगर हम इसको θ1 एंगल से θ2 एंगल तक रोटेट करें तो वर्क डन क्या होगा या किया गया कार्य क्या होगा? सो टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग इट फ्रॉम एंगल θ1 टू θ2। तो द्विध्रुव को कोण θ1 से θ2 तक घूर्णन कराने में किया गया कुल कार्य W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dw एंड dw की वैल्यू हम PE साइन थीटा रखेंगे एंड लिमिट आएगी θ1 टू θ2। सो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन PE साइन थीटा डी थीटा लिमिट फ्रॉम एंगल θ1 टू θ2। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा। सो PE माइनस कॉस थीटा θ1 टू θ2। अब इस नेगेटिव साइन की वजह से पहले हम लोअर लिमिट लेंगे एंड देन अपर लिमिट लेंगे। सो W इज इक्वल टू PE cos θ1 माइनस cos θ2।
So this will be the total work done in rotating the dipole from angle θ1 to angle θ2. तो द्विध्रुव को कोण θ1 से कोण θ2 तक घुमाने पर या घूर्णन कराने पर किया गया कुल कार्य W इज इक्वल टू PE cos θ1 minus cos θ2 होगा. And this work done is always stored in the form of potential energy. किया गया कार्य सदैव स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित होता है. So this work done is stored in the form of potential energy. यह कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित होगा. So U is equal to PE cos θ1 minus cos θ2. अब स्पेशल केस हम लेते हैं. If θ1 equal to 90 degree and θ2 equal to θ. So इस θ1 की जगह 90 डिग्री रखो and θ2 की जगह θ. So cos 90 equal to 0. It means U is equal to minus PE cos θ. So U equal to minus PE cos θ. And cos θ है, इसका मतलब P and E का डॉट प्रोडक्ट होगा. So U is equal to minus P dot E. So U equal to minus P dot E. Now, dipole in non-uniform electric field. द्विध्रुव असमान विद्युत क्षेत्र में या द्विध्रुव असमरूप विद्युत क्षेत्र में. So dipole in non-uniform electric field. अब यहां पर हमने डाइपोल ए बी दिखाया है. पॉइंट ए पर चार्ज माइनस क्यू है एंड पॉइंट बी पर चार्ज प्लस क्यू है. द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज एक्स वाई जेड. बिंदु ए के निर्देशांक एक्स वाई जेड है और इसके जस्ट पास में हमारा पॉइंट बी है. इस पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट एक्स प्लस डी एक्स, वाई प्लस डी वाई एंड जेड प्लस डी जेड है. पॉइंट ए पर चार्ज माइनस क्यू है जबकि पॉइंट बी पर चार्ज प्लस क्यू है. अब हमने कहा है कि अगर डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में हो तो उस पर फोर्स लगता है. तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट है या विद्युत क्षेत्र के घटक है वो हमने ई एक्स, ई वाई एंड ई जेड माने हैं. These components of electric field are along x, y and z directions respectively. ये विद्युत क्षेत्र के x, y एवं z दिशा में घटक हैं. इसी प्रकार इसके पास में स्थित बिंदु B पर विद्युत क्षेत्र के घटक क्रमशः Ex डैश, Ey डैश एंड Ez डैश है. So the components of electric field along x, y and z direction at point B is Ex dash, Ey dash and Ez dash respectively. अब इस माइनस क्यू चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है उसके x, y and z डायरेक्शंस में कंपोनेंट Fx1, Fy1 and Fz1 है. Similarly, the component of force along x, y and z direction which are acting on plus q charge is Fx2, Fy2 and Fz2 respectively. इसी प्रकार प्लस क्यू आवेश पर x, y एवं z दिशा में लगने वाले बलों के घटक क्रमशः Fx2, Fy2 and Fz2 हैं.
when a dipole is placed in a non-uniform electric field, then the force on the two charges of the dipole will not be equal in magnitude and their direction will not be exactly opposite. जब द्विध्रुव एक असमरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित हो तो द्विध्रुव के दोनों आवेशों पर लगने वाला बल परिमाण में बराबर एवं दिशा में विपरीत नहीं होंगे। तो जब द्विध्रुव असमरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित हो तो उसके दोनों आवेशों पर लगने वाले बल परिमाण में बराबर नहीं होंगे तथा उनकी दिशा भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होगी। But for a short dipole, these forces will be equal in magnitude and opposite in direction. So they will produce a torque, and this torque is given by tau equal to P cross E. परंतु एक छोटे द्विध्रुव के लिए ये बल परिमाण में बराबर एवं दिशा में विपरीत होंगे, अतः ये बल एक बल आघूर्ण लगाएंगे तथा इस बल आघूर्ण का मान टॉ इक्वल टू P क्रॉस E होगा। It means if a dipole is placed in a non-uniform electric field, then it will experience a net translatory force along with its torque। अर्थात यदि द्विध्रुव एक असमरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित हो तो इस पर बल आघूर्ण के साथ साथ एक परिणामी स्थानांतरीय बल कार्य करता है, क्योंकि शॉर्ट डाइपोल के केस में हमने यह माना है कि टॉर्क लगता है, तो एक छोटे द्विध्रुव की अवस्था में इस पर बल आघूर्ण कार्य करता है, परंतु यह द्विध्रुव पर्याप्त छोटा नहीं है, अतः इस पर यहां पर एक बल लगेगा और एक यहां पर भी बल लगेगा। चूंकि ये दोनों बल परिमाण में बराबर एवं दिशा में विपरीत नहीं है, इसलिए जिस साइड में फोर्स ज्यादा होगा, जिस दिशा में बल अधिक लगेगा, उस दिशा में वो स्थानांतरीय गति करेगा। तो ये इस डायरेक्शन में मूव भी करेगा और साथ में ये रोटेट भी होगा। इसका मतलब अगर ये डाइपोल है तो ये यूं चलेगा, तो रोटेट भी हो रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। तो यह द्विध्रुव बल आघूर्ण के साथ साथ एक स्थानांतरीय बल भी महसूस करता है तथा यह इस प्रकार गति करता है। Here E is the electric field at the center of dipole। यहां पर विद्युत क्षेत्र E द्विध्रुव के केंद्र पर लगने वाला विद्युत क्षेत्र है। अब यह डायग्राम अभी हमने दिखाया था। Let component of electric field at A be Ex, Ey, Ez along X, Y and Z directions respectively। माना बिंदु A पर X, Y एवं Z दिशा में विद्युत क्षेत्र के घटक क्रमशः Ex, Ey एवं Ez है, and the component of electric field at B be Ex dash, Ey dash and Ez dash along X, Y and Z directions respectively। तथा माना बिंदु B पर विद्युत क्षेत्र के X, Y एवं Z दिशा में घटक क्रमशः Ex dash,
ई वाई डैश एवं ई जेड डैश है। इफ ई एक्स डैश इज स्लाइटली ग्रेटर देन ई एक्स, यदि ई एक्स डैश का मान ई एक्स से कुछ अधिक हो तो ई एक्स डैश इज इक्वल टू ई एक्स प्लस डी ई एक्स। नाउ इस डी ई एक्स को हम पार्शियल डिफरेंशियल की फॉर्म में लिख देते हैं। तो डी ई एक्स हमारा हो जाएगा डेल ई एक्स अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल ई एक्स अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई प्लस डेल ई एक्स अपॉन डेल जेड इंटू डी जेड। If the components of force at A and B along x, y and z directions are fx1, fy1, fz1 and fx2, fy2, fz2 respectively, then that force along x direction will be, यदि बिंदु ए एवं बी पर बलों के x, y एवं z दिशा में घटक क्रमशः fx1, fy1, fz1 तथा fx2, fy2 एवं fz2 हो तो x दिशा में परिणामी बल होगा। fx इक्वल टू fx2 माइनस fx1। अब fx2 की वैल्यू क्या होगी? यहां पर चार्ज q इलेक्ट्रिक फील्ड की x डायरेक्शन में वैल्यू है ex डैश, सो fx2 इक्वल टू q e x डैश एंड fx1 इक्वल टू q e x, सो fx इक्वल टू q e x डैश माइनस क्यू ई एक्स। क्यू यहां से कॉमन ले लो, सो क्यू इंटू ई एक्स डैश माइनस ई एक्स। नाउ ई एक्स डैश इक्वल टू ई एक्स प्लस डेल ई एक्स अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल ई एक्स अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई प्लस डेल ई एक्स अपॉन डेल जेड इंटू डी जेड। सो इस ई एक्स को लेफ्ट में ट्रांसफर करोगे, सो ई एक्स डैश माइनस ई एक्स हो जाएगा डेल ई एक्स अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल ई एक्स अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई प्लस डेल ई एक्स अपॉन डेल जेड इंटू डी जेड। तो इसकी जगह हम ये रख सकते हैं, सो एफ एक्स इक्वल टू क्यू इंटू डेल ई एक्स अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल ई एक्स अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई प्लस डेल ई एक्स अपॉन डेल जेड इंटू डी जेड। नाउ इस क्यू को ब्रैकेट में ले जाते हैं, सो एफ एक्स इक्वल टू क्यू डी एक्स डेल ई एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस क्यू डी वाई डेल ई एक्स अपॉन डेल वाई प्लस क्यू डी जेड डेल ई एक्स अपॉन डेल जेड। सो ये हमारे एफ एक्स की वैल्यू आ गई है। नाउ सिंस कंपोनेंट्स ऑफ डाइपोल अलोंग एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शंस आर, चूंकि द्विध्रुव के एक्स वाई एवं जेड दिशा में घटक क्रमशः पी एक्स इक्वल टू क्यू डी एक्स, पी वाई इक्वल टू क्यू डी वाई, पी जेड इक्वल टू क्यू डी जेड, क्योंकि P होता है Q इंटू 2A, 2A मीन्स डाइपोल लेंथ। अब यहां पर X डायरेक्शन में डाइपोल की लेंथ dx, Y डायरेक्शन में डाइपोल की लेंथ dy एंड Z डायरेक्शन में डाइपोल की लेंथ dz है। सो Px इक्वल टू Q dx, Py इक्वल टू Q dy एंड Pz इक्वल टू Q dz। सो ये वैल्यूज हम यहां पर रख देते हैं। सो Fx इक्वल टू Px डेल Ex अपॉन डेल x प्लस Py डेल Ex अपॉन डेल y प्लस Pz डेल Ex अपॉन डेल z। So this will be the value of Fx.
तो यह Fx का मान होगा। तो ये वैल्यू अभी हमने निकाली है। अब इसको हम आई कैप पी एक्स प्लस जे कैप पी वाई प्लस के कैप पी जेड डॉट आई कैप डेल एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल एक्स अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल एक्स अपॉन डेल जेड लिख सकते हैं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है। अगर इसको वापस खोलोगे तो आई डॉट आई वन, जे डॉट जे वन, के डॉट के वन, इसके अलावा आई डॉट जे, आई डॉट के जीरो, जे डॉट आई, जे डॉट के जीरो, इसी टाइप से के डॉट आई, के डॉट जे जीरो होगा। तो अगर वापस इसको ओपन करते हो तो हमको यही वैल्यू मिलती है, इसलिए इसको हमने इस तरीके से लिख दिया है। बट वेक्टर P इक्वल टू आई कैप पी एक्स प्लस जे कैप पी वाई प्लस के कैप पी जेड, तो इसको हम वेक्टर P लिखेंगे। एंड ऑल्सो डेल ऑपरेटर इज इक्वल टू आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड, तो ये हमारा डेल ऑपरेटर होता है या डेल संकारक होता है। सो एफ एक्स इक्वल टू पी डॉट डेल ई एक्स, क्योंकि आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड इंटू ई एक्स इसको लिख सकते हैं, और आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड को हमने डेल ऑपरेटर लिखा है, डेल संकारक लिखा है। सो एफ एक्स इक्वल टू वेक्टर पी डॉट डेल ई एक्स। सिमिलरली द फोर्स अलोंग y एंड z डायरेक्शंस आर, इसी प्रकार y एवं z दिशा में बल के घटक होंगे एफ वाई इक्वल टू वेक्टर p डॉट डेल ई वाई एंड एफ जेड इक्वल टू वेक्टर p डॉट डेल ई जेड। सो एफ एक्स हमारे पास में ये आ गया है, एफ वाई की ये वैल्यू आ गई है एंड एफ जेड हमारे पास में ये आ गया है। तो टोटल फोर्स ऑन डाइपोल, ये द्विध्रुव पर लगने वाला कुल बल, सो टोटल ट्रांसलेटरी फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो असमान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को रखने पर उसके द्वारा अनुभव किया गया कुल स्थानांतरीय बल F इक्वल टू आई कैप एफ एक्स प्लस जे कैप एफ वाई प्लस के कैप एफ जेड। एफ एक्स, एफ वाई एंड एफ जेड तीनों की वैल्यूज यहां पर रख दो। सो पी डॉट डेल आई कैप ई एक्स प्लस पी डॉट डेल जे कैप ई वाई प्लस पी डॉट डेल के कैप ई जेड। सो पी डॉट डेल कॉमन आ जाएगा एंड ब्रैकेट में रहेगा आई कैप ई एक्स प्लस जे कैप ई वाई प्लस के कैप ई जेड, एंड दिस इज द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। यह विद्युत क्षेत्र का कुल मान है जिसे हम वेक्टर ई लिख देते हैं। सो एफ इक्वल टू पी डॉट डेल ई, सो दिस विल बी द टोटल ट्रांसलेटरी फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यदि द्विध्रुव को असमान विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उसके द्वारा अनुभव किया गया कुल स्थानांतरीय बल F इक्वल टू P डॉट डेल E होगा। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, स्थिर विद्युत ऊर्जा। So electric potential energy. The electric potential energy of a system of point charges is defined as the total amount of work done in bringing the various charges from infinitive to their respective positions in electric field.
तो कई बिंदु आवेशों के निकाय के कारण स्थिर विद्युत ऊर्जा का मान उन विभिन्न आवेशों को अनंत से उनकी वास्तविक स्थिति तक लाने में किया गया कार्य स्थिर विद्युत ऊर्जा होगा। तो कई बिंदु आवेशों के निकाय में स्थित बिंदु आवेशों को विद्युत क्षेत्र में अनंत से उनकी वास्तविक स्थिति तक लाने में किया गया कुल कार्य स्थिर विद्युत ऊर्जा होगा। तो यहां पर हमने 2 पॉइंट चार्जेस का एक सिस्टम दिखाया है। एक ऐसा यहां पर हमने दिखाया है जिसमें दो बिंदु आवेश Q1 एवं Q2 हैं। Q1 is placed at A and Q2 is at B। Q1 बिंदु A पर है जबकि Q2 बिंदु B पर है। तो इस निकाय के कारण यदि हमें स्थिर विद्युत ऊर्जा का मान ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे, पहले Q1 और Q2 दोनों को अनंत पर भेज देंगे और अनंत पर भेजने के बाद में पहले हम Q1 को अनंत से बिंदु A तक लेके आएंगे, Q1 को इन्फिनिटी से पॉइंट A तक लेके आएंगे। तो उस केस में कितना वर्क होगा वो निकालेंगे। उसके बाद में इस Q2 को इन्फिनिटी से पॉइंट B तक लेकर आएंगे तो उसमें कितना कार्य किया जाता है, कितना वर्क डन होगा उसकी वैल्यू निकालेंगे। और ये टोटल वर्क डन होगा, ये जो कुल किया गया कार्य होगा, ये वास्तव में हमारा स्थिर विद्युत ऊर्जा होगा। Let Q1 and Q2 be 2 point charges situated at point A and B respectively। माना Q1 एवं Q2 दो बिंदु आवेश हैं जो क्रमशः बिंदु A एवं बिंदु B पर स्थित हैं। सो Q1 हमारा A पर है जबकि Q2 B पर है। To find the electric potential energy, we displace both the charges at infinitive। इस निकाय के कारण स्थिर विद्युत ऊर्जा का मान ज्ञात करने के लिए हम इन बिंदु आवेशों को अनंत पर स्थानांतरित कर देते हैं। Now we bring Q1 from infinitive to point A। अब हम Q1 को अनंत से बिंदु A तक लेकर आते हैं। Since Q1 is not moving in any electric field, so no work will be done in bringing Q1 from infinitive to A। अब Q1 को अनंत से बिंदु A तक लेकर आ रहे हैं क्योंकि यहां पर कोई भी आवेश नहीं है। अब आवेश नहीं है, चार्ज नहीं है, इसका मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं होगा। तो Q1 किसी भी विद्युत क्षेत्र में गति नहीं करता है, इसलिए अनंत से Q1 को बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य शून्य होगा। After it, we bring Q2 from infinitive to point B। अब Q1 पॉइंट A पर आ गया है, अब इस Q2 को हम इन्फिनिटिव से पॉइंट B पर लेकर आते हैं। तो अब हम Q2 को अनंत से बिंदु B तक लेकर आते हैं। अब यहां पर Q1 पहले ही था, अब Q1 यहां पर है, इसका मतलब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसका विद्युत क्षेत्र होगा। अब Q1 का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम चार्ज Q2 को इन्फिनिटिव से पॉइंट B तक लेकर आए हैं, तो हमको वर्क करना होगा, कार्य करना होगा। Since Q2 goes in the electric field created by Q1,
So, in bringing Q2 from infinitive to point B, work should be done. And this work will be stored in the form of potential energy. चूंकि Q2 Q1 द्वारा निर्मित विद्युत क्षेत्र में गति करता है, इसलिए Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में हमें कार्य करना होगा तथा यह कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित होगा, संचित होगा। So electric potential energy of the system of two charges, अतः दो आवेशों के निकाय की स्थिर विद्युत ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा W12 is equal to minus integration infinity to R12 F12 dr। ये जो R12 है ये Q1 एंड Q2 के बीच की डिस्टेंस है एंड F12 इज द फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2। F12 Q1 एवं Q2 के मध्य लगने वाला बल है जो हमारा कूलम्ब फोर्स होगा, कूलम्ब बल होगा। सो F होता है हमारा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो इस F12 की जगह हम K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर रख देते हैं। सो W12 इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटिव टू R12 K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर dr। अब यहां से K Q1 Q2 बाहर ले लेते हैं क्योंकि यह कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा माइनस K Q1 Q2 इंटीग्रेशन इन्फिनिटिव टू R12 1 by R स्क्वायर dr एंड 1 अपॉन R स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस 1 अपॉन R। सो W12 इक्वल टू माइनस K Q1 Q2 माइनस 1 by R इन्फिनिटिव टू R12। अब R की जगह R12 रखते हैं और फिर R की जगह इन्फिनिटिव रखते हैं तो 1 अपॉन इन्फिनिटिव हो जाएगा 0 एंड माइनस माइनस प्लस, इसका मतलब ये बच जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R12। So W12 equal to K Q1 Q2 upon R12. Here R12 is the distance between A and B or Q1 and Q2. And this work done is actually the potential energy of the system of two charges. तो यह किया गया कार्य दो आवेशों से निर्मित निकाय की स्थितिज ऊर्जा होगा। यहां R12 A एवं B के मध्य दूरी है। नाउ ये डायग्राम अभी हमारा था। नाउ वी ब्रिंग अ थर्ड चार्ज Q3 फ्रॉम इन्फिनिटिव टू पॉइंट C। अब हम 3 पॉइंट चार्जेस के कारण पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकाल रहे हैं, 3 बिंदु आवेशों के कारण स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात कर रहे हैं। तो Q1 अपनी पोजीशन पर आ चुका है, Q2 भी अपनी पोजीशन पर आ गया है। अब हम थर्ड चार्ज या तीसरे चार्ज को इन्फिनिटिव से किसी पॉइंट C पर लेकर आते हैं। तो अब हम एक तीसरे आवेश Q3 को अनंत से बिंदु C तक लेकर आते हैं कि हमारा इन्फिनिटिव से पॉइंट C पर Q3 आ गया है, A पर Q1 था, B पर Q2 है, C पर Q3 हम लेकर आ गए हैं। A एंड B के बीच की डिस्टेंस R12, B एंड C के बीच की डिस्टेंस R23 एंड A और C के बीच की डिस्टेंस R13। तो इसमें वर्क डन कितना होगा ये हम निकालते हैं। Since Q3 moves in the electric field created by charge Q1, so W13 work has to be done which is given by, चूंकि Q3 आवेश Q1 द्वारा निर्मित विद्युत क्षेत्र में गति करता है, इसलिए इसमें हमें W13 कार्य करना होगा जो कि
W12 हमने ये निकाला था, तो इसी टाइप से W13 आ जाएगा जो कि Q1 एंड Q3 के बीच का वर्क होगा। सो K Q1 Q3 अपॉन R13। सो W13 इक्वल टू K Q1 Q3 अपॉन R13। अब Q2 भी यहां पर है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में भी Q3 गति करता है, मूव करता है, तो इसके लिए भी हमको वर्क करना पड़ेगा, कार्य करना होगा। तो उसकी भी वैल्यू निकालते हैं। Since Q3 also move in the electric field created by charge Q2, so W23 work has to be done, which is given by, चूंकि Q3 आवेश Q2 द्वारा निर्मित विद्युत क्षेत्र में भी गति करता है, इसलिए हमको W23 कार्य करना होगा तथा इसका मान W23 इक्वल टू K Q2 Q3 अपॉन R23 होगा। अब टोटल वर्क डन या कुल किया गया कार्य निकाल देते हैं, जो एक्चुअल में हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। सो टोटल वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी, तो कुल किया गया कार्य या स्थितिज ऊर्जा, तो W12 प्लस W13 प्लस W23, ये हमारा टोटल वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। सो W इक्वल टू U मीन्स पोटेंशियल एनर्जी, इज इक्वल टू W12 प्लस W13 प्लस W23। तो इन तीनों में से K हमारा कॉमन आ जाएगा। सो K को हम कॉमन ले लेते हैं। सो K जैसे ही कॉमन लिया, Q1 Q2 अपॉन R12, Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23, और यही वैल्यू हमको यहां पर मिली है। अब ये वैल्यू हमने निकाली थी। अब इसको अगर सिग्मा नोटेशन में लिखे तो वो क्या होगा, U इज इक्वल टू K सिग्मा I इक्वल टू 1 to 3 सिग्मा J इक्वल टू 1 to 3 QI QJ अपॉन RIJ। फर्स्ट वाले के लिए हमने I लिखा है और सेकंड वाले के लिए हमने J लिखा है। अब यहां से क्लियर है कि कहीं पे भी हमको Q1 Q1 Q2 Q2 या Q3 Q3 नहीं मिल रहा है। इसका मतलब I एंड J कभी भी बराबर नहीं होंगे। सो U इज इक्वल टू K सिग्मा I इक्वल टू 1 to 3 सिग्मा J इक्वल टू 1 to 3 I इज नॉट इक्वल टू J QI QJ अपॉन RIJ। अब ये वैल्यू सही है या नहीं हम एक बार चेक कर लेते हैं। सो अगर I हम 1 ले, J 1 ले, तो W12 मीन्स Q1 Q2 आएगा। I1 लो, J3 लो, तो W13 मीन्स Q1 Q3 आएगा। I1 और J1 अब ले नहीं सकते क्योंकि I नॉट इक्वल टू J है। I2 लो, J1 लो, तो W21, I2 J3, so W23, I3 J1, so W31 and I3 J2, so W32। तो इस टाइप से आपको टोटल 6 वैल्यूज मिलती है, पर यहां पर हमारे पास में 3 वैल्यूज है, इसलिए हम क्या करते हैं, ये जो भी आएगा इसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो अगर इसको 2 से डिवाइड करोगे, सो U इक्वल टू हाफ K सिग्मा I इक्वल टू 1 to 3 सिग्मा J इक्वल टू 1 to 3 I नॉट इक्वल टू J QI QJ अपॉन RIJ। सो दिस विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस। तो 3 बिंदु आवेशों से निर्मित निकाय की स्थितिज ऊर्जा का मान हमारा ये होगा, क्योंकि यहां पर W12 एंड W21 में कोई डिफरेंस नहीं है, W13 एंड W31 में भी कोई डिफरेंस नहीं है, एंड W23 एंड W32 ये भी हमारा एक बार ही आया है, इसलिए 6 टर्म्स को हमने 3 में चेंज करने के लिए 2 से डिवाइड कर दिया है। टोटल वर्क डन
और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए सिस्टम ऑफ एंड पॉइंट चार्जेस। एंड बिंदु आवेशों से निर्मित निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा या कुल किया गया कार्य, तो यह 3 की जगह हम n लिख देते हैं। सो U इज इक्वल टू हाफ k सिग्मा I इक्वल टू 1 to n, सिग्मा j इक्वल टू 1 to n, I is not equal to j, qi qj upon rij. So this will be the total work done or electric potential energy for a system of n point charges। तो यहां n बिंदु आवेशों के निकाय के कारण कुल किया गया कार्य या स्थितिज ऊर्जा का मान होगा। नाउ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा का मात्रक। सीजीएस यूनिट इज अर्ग। सीजीएस पद्धति में स्थितिज ऊर्जा का मात्रक अर्ग। ऐसे यूनिट जूल, और इसी टाइप से एक और यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द काइनेटिक एनर्जी gained or lost by an electron in moving through a potential difference of 1 volt। तो 1 वोल्ट विभवांतर में एक इलेक्ट्रॉन द्वारा गति करने पर ग्रहण की गई या क्षय की गई गतिज ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो यहां पर हम अपना लेक्चर एंड करते हैं। यहां पर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, डाइपोल अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हो तो क्या होगा, डाइपोल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो क्या होगा, वो सब स्टडी किया है। अब यहां पर हमने एक मैकेनिक्स की बुक दिखाई है, तो आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो मैकेनिक्स की बुक मिलेगी वो ये है, और इसी टाइप से ऑसिलेशंस, वेव एंड एक्रोस्टिक्स की बुक हमारी ये है। तो ये जो बुक्स है ये हमारे एज पर सिलेबस है, तो इनको देख लेना। सो गुड बाय।